Hello, friend. I hope you all are doing well and your study is going in a good track. तो आज उत्तराखंड की जो हम सीरीज शुरू कर रहे थे तो उस पे नशा विरोधी आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने 2 वीडियोस कंप्लीट कर ली है। ये हमारा थर्ड वीडियो है उत्तराखंड स्पेशल से रिलेटेड। तो नशा विरोधी आंदोलन के बारे में चलो शुरू करते हैं। तो इसको हम वही मेंस के पर्पज से देखेंगे, इसका इंट्रो, इसकी पृष्ठभूमि और इसकी जो मेन बॉडी है और इसका जो कंक्लूजन है वो हम कैसे तैयार करें। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले परिचय। नशा विरोधी आंदोलन उत्तराखंड में 1960-70 के दशक से उभरा एक शक्तिशाली जन आंदोलन था और ये उत्तराखंड उस टाइम का उत्तर प्रदेश का जो पहाड़ी जिला था उसकी बात कर रहे हैं हम, जो मुख्यतः महिलाओं के नेतृत्व में चला। ये आंदोलन महिलाओं ने नेतृत्व किया था इस आंदोलन में और शराब की बिक्री और उपभोग ने पहाड़ी परिवारों को आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक रूप से तबाह कर दिया था। हमें पता है कि जो नशा है वो कितनी गंदी चीज है, तो उसी के ऊपर थोड़ा डिस्कस किया गया है। यह आंदोलन न केवल शराबबंदी की मांग के लिए था बल्कि यह महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय और गांधीवादी सत्याग्रह का भी प्रतीक था। यानी कि जो हमारी कोर वैल्यूज है वो हमने इस आंदोलन में पूर्ण रूप से दिखाए कि हम किस प्रकार से गांधीवादी सत्याग्रह की बात कर रहे थे, हम किस प्रकार से महिला के सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, हम किस प्रकार से सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे। तो इंट्रोडक्शन कुछ भी हो सकता है बट रिलेटेड टू नशा विरोधी आंदोलन। देन इसकी पृष्ठभूमि क्या थी कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो ठेकेदारी व्यवस्था है उसके तहत शराब की दुकानें खुली थी। तो जो पुरुष मजदूर थे और किसान वो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा शराब में उड़ा देते थे, जिससे परिणाम स्वरूप परिवार पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता था। वो जितना कमाते शाम को जाते ठेके दुकान में, क्योंकि ठेकेदारी व्यवस्था के तहत शराब की दुकानें खुलती थी, अभी भी उसी बेस में खुलती है। तो देन वो लोग जाते दिन भर जितनी भी मजदूरी करी वो सब शराब के ऊपर उड़ा देते। देन अब इससे समस्या क्या थी और उस समस्या का प्रभाव क्या हुआ? घरेलू हिंसा बढ़ी, महिला और बच्चों पर मारपीट, मानसिक उत्पीड़न, ये आज भी देखने को मिलता है। जो लोग अनरेगुलेटेड दारू पीते हैं या दारू पीते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, तो उसमें से घरेलू हिंसा है। देन आर्थिक बर्बादी, परिवार भुखमरी की कगार पर, खेती बर्बाद हो जाती थी। अब जो इंसान दारू पिएगा वो कहाँ काम करेगा? अब जो इंसान दारू पिएगा तो उसको तो एक हैबिट है ना कि जब तक उसको दारू नहीं मिलेगी तो वो नहीं रह पाएगा। दैट इज कॉल्ड नशा। देन स्वास्थ्य संकट, लीवर, मेन तो लीवर ही होता है। दारू पिया लीवर खराब हो गया, ये वो, तो इंसान कभी भी मर सकता था। ठीक है। सामाजिक विघटन, पारिवारिक टूटन और नैतिक पतन। ऑब्वियसली जिस घर में अगर कोई बहुत दारूबाज है तो वहां पे हल्ला होगा, ये सब चीजें चलते रहती है, तो कोई नहीं चाहेगा कि हमारा उसके साथ रिलेशन हो, क्योंकि समाज में उसकी स्थिति खराब हो जाएगी। तो यही नैतिक पतन की बात कर रहा है। बाल शिक्षा पर प्रभाव, बच्चों की पढ़ाई छूटना, बाल मजदूरी। तो ये जो नशा विरोधी आंदोलन था, इसके ये मतलब ये नॉर्मल चीज है कि हम समस्याओं को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी नशा होगा वहां पे हमें एक विशेष साइकिल देखने को मिलेगा, और वो विशेष साइकिल सिर्फ गरीबी का है और कुछ नहीं है। लाइक वैसे ही हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहते हैं, इतनी गर्मी होती है हमारे यहाँ पे, और जो कि सुटेबल नहीं है दारू के लिए, बट फिर भी यहाँ पे आज के टाइम में दारू एज अ कूल बनने के लिए पी जाती है। तो दैट्स वाई, भी मैं थोड़ा आउट ऑफ बता रहा हूँ, नॉट लाइक कि इसके हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, बस वैसे थोड़ा डिस्कशन जस्ट बियॉन्ड करके। वैसे जो जनजाति थी वो लोग दारू पीते थे पहले, ऐसा नहीं है कि नहीं पीते थे। वो उनकी नेचुरल दारू होती थी, वो लोग खुद ही अपने गांव में फर्मेंटेशन करके बनाते थे। अभी भी आप अगर पिथौरागढ़ मुंशियारी साइड को जाओगे या फिर आपका जौनसार भावर साइड को जाओगे तो वहां पे अभी भी लोग अपनी जो पुरानी पद्धति से दारू बनाते थे उसको एज अ पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। तो वो उनका कल्चर है, बट ये कल्चर नहीं था। यहाँ पे ठेकेदारी व्यवस्था के थ्रू लोगों के ऊपर ये सब चीजें इंट्रोड्यूस की गई, तो फिर एक बार इंसान ने पिया, फिर पिया, तो उसको हैबिट लग गई। तो इस टाइप से फिर इसके एवज में यहाँ पे ये आंदोलन वगैरह हुआ, तो वो अलग मैटर है। देन आगे देखते हैं इस आंदोलन का उद्भव और विकास कैसे हुआ। फर्स्ट फेज 1960। तो ये टिहरी और जो पौड़ी था, यहाँ पे पहाड़ी महिलाओं ने स्थानीय स्तर पर शराब की दुकानों पर असंगठित घेराव शुरू करा।
60 का दशक था ये। फिर 1972 में उत्तरकाशी में आपका महिलाओं ने शराब के जो ठेके हैं उनको जलाकर एक नई क्रांति की शुरुआत करी, और यह पूरे कुमाऊं और गढ़वाल में फैल गई यहाँ से फिर सेकंड फेज से। देन जो इसका तीसरा चरण था 1984 के आसपास नशाबंदी सत्याग्रह शुरू हुआ। तो चिपको आंदोलन के अनुभव से जो प्रेरित महिलाएं थी, उन्होंने संगठित सत्याग्रह छेड़ा, यानी कि पहले संगठन बनाने की बात चली। देन पुलिस दमन और गिरफ्तारियों के बावजूद महिलाएं पीछे नहीं हटी। ठीक है, तो ये 3 चरणों में इस प्रकार से आंदोलन चला। देन उसके बाद जो प्रमुख नेता थे इसमें जिन्होंने इस आंदोलन को मजबूती दी, तो इसमें अधिकतर महिलाएं वो थी जो ऑलरेडी जो पुराने आंदोलन थे जैसे चिपको मूवमेंट, इसमें पार्टिसिपेट कर चुकी थी। तो और जैसे अब देखते आगे को, सबसे इम्पोर्टेंट नाम इसमें दीपा नोटियाल का रहा है। तो जो दीपा नोटियाल थी, ये नशा विरोधी आंदोलन की सबसे साहसी और मुखर महिला नेताओं में से एक थी। पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में उन्होंने महिलाओं को संगठित कर शराब की दुकानों के विरुद्ध जोरदार अभियान शुरू करा। देन उन्होंने जो मंगल दल है उनको नशाबंदी आंदोलन का हथियार बनाया। तो मंगल दल के थ्रू जो महिला मंगल दल थे, सरकारी दमन और पुलिस की लाठियों का सामना करते हुए उन्होंने आंदोलन को जारी रखा, यानी कि वो पीछे नहीं हटी। उन्होंने अपनी गिरफ्तारियां दी, उन्होंने डंडे खाए, बट वो उस आंदोलन से पीछे नहीं हटी। देन गांव-गांव जाकर महिलाओं को इसके दुष्प्रभाव के बारे में बताया कि शराब से क्या-क्या दुष्प्रभाव है। दर्जनों शराबों की दुकानें क्षेत्र से हटाएगी। नशा विरोध में महिला स्वास्थ्य और बाल कल्याण को जोड़कर व्यापक जनाधार बनाया गया। उनकी सक्रियता ने युवा महिला पीढ़ी को सामाजिक संघर्ष के लिए प्रेरित किया। तो ये आपका दीपा नोटियाल के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा भी हो गया, लाइक थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं अब जो सरला बहन थी, उन्होंने भी इस आंदोलन में भूमिका निभाई थी। ये आपकी लक्ष्मी आश्रम कोसानी। तो सरला बहन मूलतः जर्मन की एक महिला गांधीवादी कार्यकर्ता थी। जर्मन मूल की थी ये, और भारत को उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया। तो 1948 में कोसानी अल्मोड़ा में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना भी करी थी सरला बहन ने, और उन्होंने पहाड़ की महिलाओं के जीवन को बदल दिया। तो अब शराब, इसमें डायरेक्टली हम देखते हैं कि शराब की बात कहाँ पे की गई इन्होंने। तो उन्होंने नशे को पहाड़ के विकास की सबसे बड़ी बाधा बताया और इसके विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा दी, और ग्रामीण महिला सम्मेलनों में नशाबंदी को प्रमुख एजेंडा बनाया, और चिपको और नशा विरोधी जैसे दोनों आंदोलन को नैतिक आधार प्रदान कराए। तो ये सरला बहन भी थी इससे रिलेटेड, और गौरा देवी भी संबंधित थोड़ी थोड़ी। जंगल बचाओ, घर बचाओ, शराब हटाओ का नारा दिया था इन्होंने। राधा भट्ट सरला बहन की शिष्या थी, लक्ष्मी आश्रम की उत्तराधिकारी थी। उत्तराखंड महिला परिषद के माध्यम से नशाबंदी आंदोलन को संगठित रूप दिया। गांधीवादी पद्धति से गांव-गांव में जागरूकता फैलाई। देन सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने चिपको आंदोलन के नेता जिन्होंने शराबबंदी को गांव के समग्र विकास से जोड़ा और पद यात्राओं में नशा विरोध का संदेश फैलाया। और चंडी प्रसाद भट्ट, ग्रामीण पुरुषों को शराब के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया और सामुदायिक संगठन बनाए। तो आई थिंक इसमें से अगर हम 2-3 नाम भी याद करते तो सफिशिएंट है नशा विरोधी आंदोलन के लिए। एक दीपा नौटियाल हो गई, दूसरा सरला बहन होगी, तीसरा राधा भट्ट, और एक मेल सुंदरलाल बहुगुणा। देन इस आंदोलन की प्रमुख विधियां कैसी थी, मतलब आंदोलन रन कैसे हो रहा था। तो इसमें जो प्रमुख एक्टिविटी थी, लाइक घेराव करना, धरना देना, शराब की दुकानों के सामने बैठकर ग्राहकों को रोकना, या फिर शराब के बर्तन और भंडार को नष्ट करना, या फिर पद यात्राएं गांव-गांव नशाबंदी का संदेश पहुंचाना, या प्रशासन को ज्ञापन देना, लाइक शराब का ठेका न दो, शराब नहीं और रोटी चाहिए जैसी प्रभावशाली नारे लगाए गए। पीड़ित महिलाओं की सार्वजनिक गवाही, जिससे एक जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा लोगों के दिमाग में कि जैसे जो आप बीती इस महिला के ऊपर है, वो आप बीती हमारे ऊपर भी आ सकती है। दैट्स वाई। तो पहाड़ की महिलाओं ने दिन में खेत जोते, बच्चे पाले और रात को शराब की दुकानों पर पहरा दिया। इस टाइप से हम कोड कर सकते हैं। देन इसमें क्या है कि जो महिला नेतृत्व की विशेषता क्या रही इसमें, पुरुष प्रधान समाज में भी महिलाओं ने ग्राम सभाओं में प्रस्ताव पास कराए। महिला मंगल दल गठित कर सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन किया। युवती और वृद्ध महिलाओं दोनों ने कंधों से कंधा मिलाया, और सरला बहन राधा भट्ट की वैचारिक नींव ने महिला को नेत्री बनाया और अनुनाई नहीं। तो इसमें फिर सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही और दमन किस प्रकार से था। शराब की ठेकेदारी से राजस्व मिलने के कारण सरकार ने प्रारंभ में आंदोलन दबाने की कोशिश की, क्योंकि
शराब से अच्छा खासा रेवेन्यू सरकार को मिलता है, तो शराब ही सबसे बड़ा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से राज्य अपना राजस्व बहुत अच्छा खासा कमा लेता है। तो महिलाओं पर लाठीचार्ज और गिरफ्तारियां हुई। उत्तर प्रदेश सरकार को कई पहाड़ी जिलों में शराब की दुकानें बंद करनी पड़ी। 1991 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय जिलों से आंशिक शराबबंदी लागू करी। देन इसका महत्व और परिणाम तो कुछ नहीं, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, बट इसका दीर्घकालिक महत्व देख लेते हैं कि 1992 का जो आंध्र प्रदेश नशाबंदी आंदोलन था उसको प्रेरणा मिली इस आंदोलन से, और उत्तराखंड राज्य आंदोलन में महिला भागीदारी भी बढ़ी। चिपको के साथ मिलकर समग्र विकास की दृष्टि की बात हुई, और संविधान का जो आर्टिकल 47 है वो नशाबंदी विरोध को जमीनी समर्थन प्राप्त हुआ। तो ये इसका दीर्घकालिक महत्व था। देन इसके पहलू, महिला सशक्तिकरण की बात की गई इसमें, राष्ट्रीय प्रेरणा हुई इससे, सामाजिक सुधार हुए, पर्यावरण से जुड़ाव भी महसूस किया गया क्योंकि चिपको आंदोलन के साथ मिलकर समग्र ग्रामीण विकास की बात की गई इसमें, और कानूनी उपलब्धि। देन इसका जो एक अच्छा खासा कंक्लूजन हो सकता है, हम क्या लिख सकते हैं, नशा विरोधी आंदोलन उत्तराखंड की पहाड़ी नारी शक्ति का सबसे उज्जवल अध्याय है। सरला बहन ने लक्ष्मी आश्रम से जो वैचारिक नींव रखी, दीपा नोटियाल ने जो साहसी नेतृत्व दिया, और गौरा देवी, राधा भट्ट और बचनी देवी जैसी महिलाओं ने जो संघर्ष किया, उसने पहाड़ की महिला को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चेतना से संपन्न किया। यह आंदोलन आज भी उत्तराखंड की लोकतांत्रिक और नारीवादी विरासत का अभिनंग है। तो इस प्रकार से हमने नशा विरोधी जो आंदोलन था इसको पूरा कवर करा, लेकिन इसमें थोड़ा अगर हम कुछ डायमेंशंस और